आज सुबह से ही घर में चहल पहल थी। मेरी सास बहुत खुश थीं, बार बार मुझे ताकीद कर रही थीं कि मैं घर को साफ सुथरा रखूं, क्योंकि आज पूरे 13 साल बाद मेरी 14 साला नंद घर वापस आ रही थी। दरअसल मेरी सास की आखिरी बेटी उनकी बहन के पास रहती थी। मेरी सास की छोटी बहन बे औलाद थी। शादी के कई सालों बाद भी जब उन्हें औलाद न हुई तो मेरी सास ने अपनी छोटी बहन को अपनी सबसे आखिरी बेटी जवेरिया एक तरह से तोहफे में दी थी। बेटी अपनी छोटी बहन की गोद में डालते हुए मेरी सास को परेशानी तो हुई, लेकिन वो अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहती थी। सफूरा खाला यानी मेरी सास की छोटी बहन ने मेरी नंद की आला परवरिश शुरू कर दी। और फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने सफूरा खाला पर करम किया और उन्हें भी अपनी औलादों से नवाज दिया। यहाँ तक कि उन्हें ऊपर तले 4 बेटे हो गए, सबटे हो गए। सफूरा खाला की खुशी की इंतहा न थी। बिलाखिर सालों के बाद उन्हें औलाद की खुशी मिली थी। इससे ज्यादा खुशी वाली बात और क्या हो सकती थी। सफूरा खाला ने गोद में बेटे आते ही मेरी सास को कह दिया कि वो उनकी बेटी वापस कर देंगी, क्योंकि सास भी अपनी बेटी के बगैर नाखुश थीं। उन्हें अपनी छोटी बेटी की बहुत याद आती, क्योंकि बड़ी बेटियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी थीं और अब तो उनकी शादियां भी हो चुकी थीं। मैं देखती अक्सर मेरी सास अपनी छोटी बेटी के बगैर परेशान रहती। इसीलिए एक दिन इन्होंने सफूरा खाला से अपनी बेटी को मांग लिया। सफूरा खाला ने भी कहा कि मैं तुमको अपनी बेटी वापस कर देती हूँ, हाँ मगर मैं इससे मिलने ज़रूर आया करूँगी। यूं सफूरा खाला जुम्मे वाले दिन जवेरिया को लेकर हमारे घर आना चाहती थीं। तभी सास ने कहा, मेरी बेटी पूरे 13 साल बाद इस घर में आ रही है, तुम घर को अच्छी तरह सजा दो। मैंने भी उनकी हिदायत पर अमल करते हुए हर जगह कोई कमी नहीं छोड़ी और उसकी पसंद के खाने भी तैयार कर दिए। शाम के 6 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद कि खाला सफूरा को आने में बहुत देर लग गई थी। उस वक्त सास मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र खाला सफूरा और उनके पहलू में खड़ी एक इंतहाई खूबसूरत चांद चेहरे वाली 14 साला लड़की पर नजर पड़ी। इस लड़की को देखकर कोई भी इसके हुस्न का दीवाना हो जाता। खाला सफूरा की आंखों में हल्की नमी थी, जैसे वो बहुत परेशान हों। वापस जाने के लिए मुड़ी तो मैंने हाथ थाम लिया। खाला सफूरा, कहाँ जाती हो? जरा देर को रुक जाओ। अपनी बेटी को रुखसत करते ही, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? खाला सफूरा भी अपनी बेटी के साथ अंदर आ गई। जवेरिया अपनी माँ से मिली। दोनों माँ बेटियां काफी देर गले लगकर बैठी रहीं। खाला सफूरा जानती थीं कि हकीकी माँ का प्यार ही और होता है। मैंने खाला सफूरा को अकेले में ले जाकर एक बात कही, जिस पर खाला का रंग फक हो गया। खाला, अगर तुम जवेरिया को अपनी बेटी बनाना ही चाहती हो तो अपने किसी बेटे का रिश्ता क्यों नहीं मांग लेती? अपनी जवेरिया को बहू बना लो। मैं समझी थी कि शायद खाला सफूरा को इस बात पर खुशी होगी, लेकिन वो हक्की बकी रह गई। नहीं नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। खाला सफूरा की बात मेरी समझ में नहीं आई। खुदा जाने ऐसा क्या राज था कि वो बेटियों से ज्यादा प्यारी अपनी बहन की बेटी का रिश्ता भी नहीं मांग सकती थी। और ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर डर की जो लहर मैंने देखी, उससे साफ जाहिर था कि खाला सफूरा बहुत घबरा गई हैं। थोड़ी देर के बाद खाला सफूरा ने अपनी बेटी से अलविदाई मुलाकात की और फिर घर से चली गईं। उनके घर के जाने के बाद से जवेरिया भी परेशान थी, लेकिन हकीकी माँ के पास आ गई थी, सो उसे यहीं पर रहना था। मेरी सास ने मुझे अजीब सी नज़र से देखा और बोली, जाओ बहू, हमारे लिए चाय बना कर लाओ। आज बहुत सालों बाद मेरी बेटी घर आई है। नहीं अम्मा, खाने का वक्त हो रहा है, आए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। नहीं, जो कहा है वही करो। मेरी सास जैसे मुझे वहां से जबरदस्ती बाहर भेजना चाहती थी। मैं समझ गई और चाय बनाने के बहाने किचन में आ गई। हमारा किचन डाइनिंग रूम से बहुत दूर था, इसलिए मुझे कोई भी आवाज़ कान पड़ते सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी सास और मेरी नंद डाइनिंग रूम के पास ही मौजूद ड्राइंग रूम में बैठी थी। ये दोनों कमरे एक बड़े हॉल में वाक़ थे। खैर थोड़ी ही देर के बाद मैं चाय लेकर उसी कमरे में दाखिल हुई जहाँ मेरी नंद बैठी थी। मुझे देखते ही मेरी सास और नंद दोनों यूं खामोश हो गईं, जैसे कि इन्होंने सांप सूंघ लिया हो। मैं हैरान थी कि आखिर ऐसी राजदारी की क्या बात पाना चाह रही हैं। बहरहाल मैंने दोनों को चाय दी तो मैं कमरे से बाहर जाने ही लगी थी कि सास ने मुझे रोक दिया। बेटी बात सुनो। जी अम्मा। मैंने इन दोनों को गहरी नज़र से देखा, वो भी पूरी सरारियत भरी नज़रें मुझ पर टिकाए बैठी थीं। तब मेरी सास मीठे लहजे में बोली, बेटी बात सुनो, जवेरिया को तुम बहुत पसंद आई हो। तुम तो जानती हो ये शुरू से मेरे साथ नहीं रही, इसलिए इसे मुझसे भी कोई खास लगाव नहीं है। जब से इसने तुम्हें देखा है, तुम्हारी तारीफें किए जा रही है।
तुम ऐसा करो, अपनी नंद को अपने कमरे में ले जाओ, अब से ये वहीं सोएगी। बस जब तक मुनीब घर आता तब तक मैं इसे अपने साथ भी अपना आदी बना लूंगी। मेरी सास ने मेरे शौहर मुनीब का नाम लेते हुए कहा, जो इन दिनों अपने किसी काम के सिलसिले में घर से अक्सर बाहर रहते थे, रात को कम ही घर आते। अच्छा ठीक है अम्मा जी, मैं जवेरिया को अपने कमरे में ले जाऊंगी। मैंने बज़ाहिर कह तो दिया था, लेकिन मुझे सख्त हैरत हो रही थी कि कोई बेटी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी भाभी को कैसे पसंद कर सकती है, और फिर वो भाभी जिसे उसने पहली बार देखा हो। मैं तो अपने घर के कामों में मशगूल हो गई। दिन भर घर के काम करने के बाद रात को थक हार कर अपने कमरे में पहुंची तो देखा जवेरिया पहले से बिस्तर पर नीम दराज थी और जैसे मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो सोई नहीं थी, बल्कि कब से जाग रही थी। मैंने जाते ही उसे सलाम किया तो वो लपक कर मेरे पास आकर बैठ गई। भाभी, आपको पता है, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मेरी नंद ने अजीब से लहजे में कहा। हाँ ठीक है जवेरिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी भाभी से यकदम बहुत प्यार हो गया है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। लेकिन जवेरिया ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके साथ कैसा रवैया रखूं। थोड़ी देर वो मुझसे बातें करती रही, फिर मैंने नींद का बहाना कर दिया। मैं वाकई बहुत थकी हुई थी और सोना चाहती थी। जबकि मेरी नंद अपने बिस्तर पर चली गई और मैं सोने के लिए आंखें मूंदे अभी लेटी ही थी कि वो दोबारा छलांग लगाकर मेरे बिस्तर पर आ गई। मेरी आंख खुली, मैंने नागवारी से उसे देखा। वो आंखों में मखसूस चमक लिए बोली, भाभी, एक बात तो मैं भूल ही गई थी, आप बहुत खूबसूरत हैं, कहीं आपको नजर न लग जाए। मैं उसकी बात सुनकर चिढ़ सी गई। अच्छा, तो फिर तुम बचा लो मुझे नजर लगने से। हाँ बचाऊंगी ना, ये देखें। उसने एक सुर्ख रंग का धागा मेरी आंखों के सामने करते हुए कहा, इस धागे को बांधने के बाद आपको नजर नहीं लगेगी। लाएं अपना हाथ आगे करें, मैं आपकी कलाई पर इसे बांध देती हूँ। मेरी नंद ने कहा। मजबूरन मैंने अपना हाथ आगे कर दिया, जानती थी इसके बगैर ये मेरी जान नहीं छोड़ेगी। धागा बांधने के बाद इसने मुझे कहा कि ये धागा मैं कभी न उतारूं, बहुत कीमती है, इसके होते हुए नजर नहीं लगती, इंसान बुरी आफात से महफूज रहता है। मैं इन खुराफातों पर यकीन नहीं रखती थी, सो नंद को कोई बात नहीं की। वो बिस्तर पर जाकर सो गई, मुझे भी नींद आ गई। सुबह में उठी तो मेरी नंद कमरे में नहीं थी। फिर हाथ मुंह धोकर मैं भी ड्राइंग रूम तक पहुंची। वहां जाकर देखा तो सास और नंद सर जोड़े बैठी आपस में बातें कर रही थीं। मुझे देखते ही फौरन चुप हो गईं। मैं हैरान थी, मुझे बेटी और बहन कहने वाली ये दो औरतें मुझे अपना समझती ही नहीं थीं। हर वक्त कोई न कोई राजदारी की बात करती रहती जो मुझे न बताई जाती। खैर मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी वक्त के साथ साथ हर राज खुद ही खुल जाएगा। थोड़ी देर गुजरी, मैंने नाश्ता सबके लिए लगा दिया। मेरी दूसरी नंदें जो कि अपनी छोटी बहन से मिलने आई थीं, वो भी आज घर में जमा थीं। जो कि अपनी छोटी बहन से मिलने आई थीं, वो भी आज घर में जमा थीं। सुबह सुबह इन लोगों ने घर में डेरा जमा लिया था। सबके लिए नाश्ता लगाने के बाद मैं भी मेज पर बैठ गई। मेरी नंदें, मेरी सास और बाकी सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने देखा ये सब लोग मेरे हाथ की तरफ देख रहे थे जिस पर सुर्ख रंग का धागा बंधा हुआ था। उस वक्त ये बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बाद में ऐसा लगा जैसे सब लोग उसी धागे को ही देख रहे हों। किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन अजीब सी निगाहों से मुझे देखा तो मैं परेशान होने लगी। बहरहाल मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुनीब ने मुझे मैसेज करके बताया कि वो आज रात को घर आ रहे हैं। मुनीब के आने का सुनकर मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी घर वापस आ जाएंगे, या शायद वो अपनी बहन से मिलने आए थे। मैंने उनके लिए खुसूसी, मगर सास और नंद को ये सारे चौंचले पसंद नहीं थे। वैसे भी मुनीब रात को घर आते थे। मैंने सोच लिया कि दिन भर घर के काम करूंगी ताकि सास को शक न हो। रात को मुनीब के आने के वक्त से पहले ही मैं तैयार हो जाऊंगी। लेकिन नंद, उसका क्या करूं, वो तो मेरे कमरे से निकलती ही ना थी। खैर रात होगी तो देखी जाएगी, मैंने ये सोचा और काम में मगन हो गई। दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। मुनीब के आने का वक्त हो गया। मैंने अपनी नंद को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो टस से मस नहीं हुई। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई और वो खराटे भरने लगी। मुनीब का मैसेज दोबारा आया कि मैं रात के 1 बजे पहुंच जाऊंगा। मैंने घर में किसी को ये बात नहीं बताई थी, वरना मेरी सास मुझे कामों में लगाकर बहुत ज़्यादा थका देती थी कि मैं अपने शौहर के सामने तैयार होकर भी न जा सकूं। उनकी जिद की वजह से मैं खामोश रही थी। मेरी नंद मेरे सामने ही सो रही थी। तब अचानक मुझे ख्याल भी नहीं की। मैंने मुनीब की पसंदीदा चूड़ियां पहनी और फिर अपने बाल वगैरह खोलकर अच्छी तरह तैयार हो गई।
चूड़ियों के बीच में वो धागा फंस रहा था और वो कुछ अजीब सा भी लग रहा था। मैंने सोचा कि इसे निकाल देती हूँ। मैंने बड़ी एहतियात से वो धागा अपनी कलाई से निकाल लिया, यहाँ तक कि वो टूटा भी नहीं। और फिर सोचा इसे रखूँ कहाँ, कहीं नंद ये न कह दे कि आपने मेरे धागे की कदर नहीं की, मुझे वापस ला कर दे। मैंने एहतियात से नंद की कलाई पर वही धागा बांध दिया। सुबह उठेगी तो अपना धागा खुद ले लेगी। उसने बड़े प्यार से मुझे दिया था, मैं उसकी बेकदरी नहीं करना चाहती थी। मुनीब के आने में 5 मिनट रह गए थे। मैंने बाकी तैयारी मुकम्मल की और नीचे उनको रिसीव करने चली गई। मेरी सास अब तक सो रही थी, जबकि नंद भी मेरे ही कमरे में थी। अजीब तो लग रहा था, लेकिन मुनीब के आने की खुशी इस कदर थी कि मैं सब कुछ भूल गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, भूल गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, मुनीब चुपके से अंदर दाखिल हुए। मैं उन्हें इतने दिन बाद देखकर बावली सी हो गई। उन्हें ऊपर कमरे में लेकर आई। नीचे सीढ़ियों में अंधेरा था। मैं चाहती थी वो मेरी तैयारी देखें और मेरी तारीफ करें, और मुनीब ने ऐसा ही किया। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो तो जैसे पलकें झपकाना भूल गए। इन्होंने जी भरकर मेरी तारीफ की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, इनकी नज़र साइड पर सोती हुई मेरी नंद जवेरिया पर पड़ी। एक नागवारी उनके चेहरे पर फैल गई। मैं समझ रही थी अपनी बहन को देखकर वो खुश होंगे, लेकिन वो बहुत परेशान से हो गए और फिर उसे गौर से देखने लगे। मैं भी हैरत से उनका चेहरा तक रही थी, उनकी निगाहों का ताक़ुब कर रही थी। देखा तो वो उस लाल धागे को देख रहे थे जो मेरी नंद की कलाई पर बंधा हुआ था, और फिर देखते ही देखते उनके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और सांसें तेज होने लगी, और फिर यकदम वो चिल्ला उठे, उठो जवेरिया, ये क्या तमाशा है। मुनीब ने अपनी बहन को बाजू से पकड़कर एक झटके से उठाया। जवेरिया नींद से हड़बड़ाकर उठी। अपने भाई को अपने सामने देखकर वो भी परेशान हो गई। क्या हुआ भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने क्या किया है? वो यकदम मासूम बनकर पूछने लगी। मुनीब ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसे कलाई से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले गए। मेरी सास नीचे ही सोया करती थी, जबकि बाकी नंदें भी वहीं पर थीं। रात के इस पहर में उम्मीद नहीं कर रही थी कि मेरे शौहर सबको बुलाकर इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उनका चीखना पुकारना और ऊंची आवाज़ में जवेरिया को डांटना सबको जगाने के लिए वैसे ही काफ़ी था। मेरी सास जल्दी से भागती हुई कमरे से बाहर आई, जबकि बाकी नंदें भी बाहर आकर खड़ी हो गईं। सब लोग देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, जबकि मेरे शौहर ने नंद की हथेली पकड़ते हुए सास के सामने लहरा कर पूछा, ये क्या है अम्मा? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये क्या है? क्या अब इस घर में फिर से वही तमाशे होंगे जो आज से कई साल पहले दोहराए गए थे? अभी तक आप लोगों के अंदर आज़ादी से जीने की हिम्मत नहीं आई। क्या आप मेरी जान के पीछे मेरी बहन की इज्जत तार तार कर देंगे? मेरा शौहर जज्बाती लहजे में बोल रहा था, जबकि मेरी सास चुपचाप खड़ी थी। मेरी नंदों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। इतने में मेरी नंद रोने लगी, भैया मुझे माफ़ कर दें, ये धागा तो भाभी ने मुझे बांधा है, ये मेरी कलाई पर नहीं था। आप इनसे पूछ लें, इन सब से पूछें। कल नाश्ते की मेज़ पर सबने भाभी के हाथ पर यह सुर्ख धागा देखा था। मेरी नंद ने रोते हुए मुनीब को बताया, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। मैं अपनी बीवी को जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं छुपाती। तुम लोग कई झूठ नाकामी से बोल चुके हो, सो अब मज़ीद साजिशें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे शौहर ने गुस्से से कहा और फिर मुझे ऊपर जाने का इशारा किया। हुक्म की तामील करते हुए मैं तो ऊपर आ गई, लेकिन शौहर की आवाज़ें अभी तक आ रही थीं। लगता था कि वो बहुत गुस्से में हैं। इस सारे हंगामे पर मैं बहुत परेशान थी, मगर क्या कर सकती थी। खामोशी से सुनती रही, यहाँ तक कि मुझे नींद आ गई। मेरे शौहर ऊपर नहीं आए। सुबह उठी तो घर में चहल पहल सी थी। लगता था कि कोई बड़ी बात हुई है। मैंने मुनीब से पूछा तो कहने लगे, हमारी छोटी बहन का रिश्ता हो गया है, उसकी रुखसती चंद ही दिन में हो जाएगी। बस इसी सिलसिले में हम सब तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर हैरान रह गई, मगर बोली कुछ नहीं। छोटी सी उम्र में मेरी नंद को ब्याहा जा रहा था, जिसकी कोई वजह भी सामने नहीं आई थी और कोई माकूल रिश्ता भी नहीं मिला था। खुदा जाने उसकी शादी किस से की जा रही थी। बहरहाल 2-3 दिन की मुख्तसर सी तैयारियों के बाद घर में शादी का मंजर तैयार था। मैंने देखा, मेरी नंद का दूल्हा एक पढ़ा लिखा और खूबसूरत लड़का था, जिसे शायद कोई पत्थर दिल ही चाहने से इनकार कर सका हो। लड़का इंतहाई खूबसूरत और माकूल था। मुझे खुशी थी कि मेरी नंद की शादी भले जल्दी ही सही, लेकिन एक पढ़े लिखे नौजवान से हो रही है। कम अज़ कम वो उसे खुश तो रखेगा, वरना हमारे गांव में लड़कियों की शादियां ज़्यादातर ज़बरदस्ती की जाती थीं और फिर उनसे उनकी राय भी नहीं पूछी जाती थी। अगरचे मेरी नंद के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये लड़का बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। मैं मुतमईन थी।
دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر جب نند گھر سے چلی گئی تو گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ میری ساس تو اس قدر پریشان تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ 1 سال بھی نہیں بتایا تھا کہ بھائی نے اسے زبردستی رخصت کر کے پرائے گھر کا کر دیا، نند کو دستی رخصت کر کے پرائے گھر کا کر دیا۔ نند کو رخصت ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ گھر کے باہر ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی۔ میرا شوہر دروازہ کھول کر باہر گیا تو اونچی آوازوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو ہمارے کانوں تک پہنچتا تو ڈر کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ جاتی۔ باہر لوگوں کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی ساس کو بتایا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھیں۔ ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد باہر اور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ گاؤں کے باقی لوگ بھی آ گئے جبکہ منیب کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ منیب کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ان کے زخم دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا تھا۔ ہم لوگ رات کے 3 بجے ہسپتال میں موجود تھے۔ شادی والے گھر میں یہ ہنگامہ کسی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں تھا۔ پوری رات میں اپنے شوہر کے سرہانے کھڑی ان کی صحت کی دعائیں کرتی رہی۔ ڈاکٹرز نے ہمیں کہہ دیا کہ مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ منیب کو گھر لے جانے کے لیے ان کے بڑے بھائی دوسرے شہر سے آئے تھے۔ پھر جرگہ بیٹھا اور نہ جانے کیا کیا سلسلے شروع ہو گئے، جس میں جن لوگوں نے میرے شوہر کو زخمی کیا تھا انہیں سزا دینے کی بات کی گئی، لیکن چونکہ وہ لوگ بہت طاقتور تھے اسی لیے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ مگر یہ لڑائی تھی کیا میں جانتی نہیں تھی، اور اس سرخ دھاگے سے اس کا کیا لینا دینا تھا یہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے شوہر کے مکمل صحتیاب ہونے پر جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے پوری داستان سنا دی، جسے مختصر کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ پھر فیصلہ آپ ہی کیجیے گا کہ غلط کون تھا۔ میری ساس ابھی تک مجھ سے اور میرے شوہر سے ناراض ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں میرے شوہر کا فیصلہ صحیح تھا۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے گاؤں میں کی جاتی تھیں۔ ہمارے علاقے میں ایک نواب رہتا ہے جس کا نام شیر علی ہے۔ شیر علی کا بیٹا شاکر علی جوانی کے زوم میں جس لڑکی کو دیکھتا ہے اسے اپنا بنانے کی بات کرتا ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن لڑکیوں کو تنگ کرنے، ان پر شادی کا حق جتانے کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ شاکر علی کی عادت تھی وہ جس لڑکی کو بھی دیکھتا اور اگر اسے پسند آ جاتی وہ اس کی کلائی پر سرخ دھاگا زبردستی باندھ دیتا، اور یہ دیکھتے ہی سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا کہ یہ لڑکی شاکر علی کی نظروں میں آ گئی ہے۔ اس نے میری نند کو بھی جب دیکھا تو یہی سرخ دھاگا اس کی کلائی پر باندھ دیا۔ جویریہ نے جب یہ بات خالہ صفورہ کو بتائی تو خالہ صفورہ ڈر کر اسے اپنی حقیقی ماں کے پاس چھوڑ گئیں، جبکہ حقیقی ماں نے اپنی بیٹی کو یہ مشورہ دیا کہ تم یہ دھاگا اپنی بھابھی کی کلائی پر باندھو تاکہ سارا الزام تمہاری بھابھی پر آئے اور تم اس حادثے سے بھی بچ جاؤ جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اچھا ہے کہ تمہاری بھابھی بھی اس گھر سے چلی جائے گی اور میں تمہارا بندوبست کہیں نہ کہیں کر دوں گی۔ میری ساس نے یہ سب سوچتے ہوئے یہ بھی نہ دیکھا کہ میں اس کے بیٹے کی بیوی تھی، اور پھر یہ کہ نواب شاکر علی جس لڑکی کو پسند کر لے اس کے بعد وہ اسے جانے نہیں دیتا۔ میری ساس نے بدنیتی سے کام لیا اور اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی بجائے اپنی بہو کو گھر سے نکلوانے کی ٹھان دی۔ تبھی انہوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ دھاگا میری کلائی میں باندھ دیا۔ خود میری ساس شاکر علی کو برا آدمی نہیں سمجھتی تھی، تبھی جب قدرتی طور پر میرے شوہر کو اس دھاگے کا پتہ چلا تو میری ساس انہیں بھڑکانے لگیں کہ اپنی بہن کی شادی تم اسی نواب کے بیٹے سے کر دو تاکہ تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ ساس نے بلاخر سچائی کا اعتراف تو کر لیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی خوفزدہ تھیں۔ انہوں نے اپنی بسر کیا تھا جس پر ہم میں سے کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تب منیب نے اپنی بہن کے لیے ہمت سے کام لیا اور اس کی شادی ایک معقول نوجوان سے راتوں رات کر دی۔ نواب شاکر علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے بہت غصے کا اظہار کیا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا کیونکہ اب گاؤں کے لوگ اتنے ان پڑھ نہیں رہے تھے جتنا نواب شاکر علی نے سمجھ لیا تھا۔ ان میں ہمت آ گئی تھی، وہ منیب کو بچانے عین وقت پر آ بھی گئے تھے۔ شاکر علی ہاتھ ملتا رہ گیا جبکہ میری نند اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کی ہمت کو سلام کرتی ہوں اور ایسے علاقوں میں رہنے والے سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی ہمت اور غیرت کو نہ بیچیں، اپنے لیے جینے کا سامان خود پیدا کریں کہ آپ کی عزت آپ کے اپنے